नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 31 करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इन मॉक टेस्ट की सीरीज में अपने 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 30 मॉक टेस्ट में हमारे 2 मॉक टेस्ट ऐसे थे जिसमें हम 40 क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। यानी अगर मैं तकरीबन आपका एक एवरेज भी मान के चलूँ तो लगभग लगभग हमने 1200 क्वेश्चन के आसपास अपने डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर 1200 क्वेश्चन हम मैथ के उस लेवल के डिस्कस कर चुके हैं जो लेवल हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं और आप ग्रुप में भी बताते हैं कि भैया जो हमारे स्टार्टिंग में नंबर आ रहे थे, यानी जो जो हमारे पास जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते थे तो मैथ्स का 40 नंबर में से जो हमारे 40 क्वेश्चंस में से जो हमारे क्वेश्चन सही हो रहे थे वो कभी 20 हो जा रहे थे, कभी 25 हो जा रहे थे। लेकिन इन सीरीज को फॉलो करने के बाद आपके नंबर डेफिनेटली बढ़े हैं और आपका ये रिजल्ट भी बताता है। आपने मुझे बताया है कि आपके जो नंबर आ रहे हैं वो लगभग लगभग 35 प्लस आ रहे हैं। यानी अब आप जो स्कोर आपका कभी 20 से 25 के बीच में स्टक हो जा रहा था, इस सीरीज को फॉलो करने के बाद आपका वो स्कोर अब 35 प्लस यानी कि 35 36 7 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इस सीरीज का जो हमारी 2 सीरीज चल रही हैं, एक हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है और एक साथ में हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, आपको इसका डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपका यूपीएसआई का कंप्लीट आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो जाता, तब तक ये सीरीज हम अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, ये हमारा 31 मॉक टेस्ट रहने वाला है और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि ये जो लेवल 2 हमने स्टार्टिंग किया था उस लेवल 2 का ये 11 नंबर मॉक टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 मॉक टेस्ट थे उनको हमने पीवाईक्यू बेस रखा था और ज़्यादा उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो आपने वो आसानी से कर लिए थे। आपकी भी मांग थी कि भैया थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाओ, तो मैंने क्या काम किया कि जो जो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका IBACIO का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, CPO में इवन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, CGL में क्वेश्चन अच्छे आते हैं, NTPC में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब का कलेक्शन हमने तैयार किया हो। लगभग लगभग ये लेवल 2 के आपके पास 15 से 20 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। यानी हम लगभग अ, जो लगभग हम इसमें क्या कर लेंगे, आपके 800 से 900 क्वेश्चन इसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे आपके मेन एग्जाम में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से जो हमारे मॉक टेस्ट आएंगे उन मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी घट जाएगी। अब जो हमारे मॉक टेस्ट आएंगे दोस्तों वो 30 नंबर के आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन के आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि 40 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत समय लग जा रहा है, हमारा मॉक टेस्ट 1.5 घंटे का पहुंच जा रहा था। इसलिए हमने क्या काम किया है कि 30 क्वेश्चन रखेंगे, क्वालिटी कंटेंट रखेंगे और उससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपको बहुत कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और साथ में क्या आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा, एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि हमने 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस चैनल को इस टाइम पे 1.07 के तक हम इस पे पहुंच गए हैं और जल्दी हम 1.1 के पर और धीरे धीरे इसी तरीके से ग्रोथ करते हुए हम साथ में इसको मिलके ग्रो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। अच्छे क्वेश्चन है और आज ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हमने 30 क्वेश्चन किए हमें सीखने को कुछ नहीं मिला। आपको हर रोज़ नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाई मिलेंगे और अच्छे अच्छे टाइप में आपको बताता जाऊंगा और उनकी शॉर्ट मेथड भी, अप्रोच भी, शॉर्ट अप्रोच होती है उनको भी अच्छे से बताता जाऊंगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है 300 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमारे पास जो 5, 6 और 8 से कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। आपको मैंने बताया था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप क्या करोगे, जैसे ही नंबर से हमें डिवाइड करनी है इनका आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी संख्या
5, 6, 8 से डिवाइड है तो वो इसके एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड होगी। यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 120 आ जाएगा भैया। तो 120 के मल्टीपल में ही संख्या होगी, क्योंकि एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यही तो एलसीएम होता है। तो ये तो लीस्ट नंबर होता है, यानी कि इसके ही मल्टीपल में जो भी संख्या आएंगी वो रहेंगी हमारी, जो 5, 6 और 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लिख लेंगे। जैसे हमारे पास 120 आएगा पहला मल्टीपल, उसके बाद हमारे पास आएगा 240, उसके बाद आएगा हमारे पास 360, उसके बाद हमारे पास आएगा 12 चौक 48, और 12 पंजे 60 आ जाएगा, और 12 छंग 72 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर आ गया। अब क्योंकि जो हमें नंबर लेने हैं वो 300 और 700 के बीच में रहने हैं, तो आप निकाल दीजिए, क्या 120 300 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या 240 भी 300 और 700 के बीच में आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या 720 300 और 700 के बीच में आता? नहीं आता। यानी कि हमारे पास जो बच गए हैं वो ये 3 नंबर बच गए हैं, यानी कि 360, 480 और 600। ये ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 5, 6 और 8 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएंगी, और जो 300 और 700 के बीच में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी ऐसी 3 संख्याएं हैं हमारे पास। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। आपको दिया गया है संख्या 6,47,592 एक नंबर है जो 88 से विभाजित है। यानी हमें बताया हुआ है कि संख्या हमारी 88 से पूर्णतः विभाजित है, और यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तो इस प्रकार बने वाली नई संख्या जो होगी वो किससे विभाजित होगी, ये बताना है। आप मुझे बताएंगे इसके जो अंक हैं उसको पुनर्व्यवस्थित करके आरोही क्रम में लगा रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों असेंडिंग हो रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। तो पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ जाएगा। यानी जो संख्या बन जाएगी वो 2,45,679 बन जाएगी। अब ये संख्या हमें चेक करनी है कि ये संख्या किससे विभाजित है। आप मुझे बताएंगे, क्या ये 3 के 3 ऑप्शन ऐसे नहीं दिख रहे आपके कि 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल है भाई। अगर ये 3 के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हमारे हो जाते हैं तो आंसर निकालना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि संख्या क्या हमारी 11 से विभाजित है। आप बोलोगे भैया ये तो संख्या 11 से विभाजित है। हाँ, ये तो संख्या 11 से विभाजित है, लेकिन इसको पुनर्व्यवस्थित करने के बाद संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कल मैंने आपको बताया था, जब मैंने नंबर सिस्टम की आपकी एक क्लास करी थी, तो उसमें हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करेंगे, 2 और 5 7 7 14 हो जाएगा, और इनका अंतर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। ये कितना हो जाएगा? 4 और 10 और 19 हो जाएगा। क्या इनका अंतर क्या आएगा? इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या इनका अंतर 11 आना चाहिए, तब ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इनका अंतर एक्चुअल में क्या आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है दोस्तों 5। क्या ये 0 और 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। अब अगर ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी तो ये इससे भी विभाजित नहीं होगी, ये 66 से भी विभाजित नहीं होगी, और ये 44 से भी विभाजित नहीं होगी। तो संख्या किससे विभाजित होगी? संख्या होगी दोस्तों 3 से विभाजित। आप चेक करके देख लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो, 2 और 3 के 2 और 4 6 होते हैं, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 24 और 9 होते हैं 33, 33 और 3 कितने हो? 3 और 3 6। यानी कि डिजिटल सम हमारे पास 6 आ रहा है। क्या 6 6 3 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? संख्या हो जाएगी हमारी 3 से विभाजित। बात इतनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाजित है? अब 156 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए भाई। अगर संख्या आपको चेक करनी है तो 156 का मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब इसका और इजी तरीका क्या है भैया? ये तो हमें मल्टीपल याद नहीं है, तो इजी तरीका क्या हो सकता है? इजी तरीका हो सकता है कि आप देख लो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो एक मल्टीपल हो सकती है। मतलब ऐसे ध्यान करो आप, जैसे ये संख्या 13 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, 13 से 12 बार कटेगी। यानी मैं चेक कर सकता हूं कि जो संख्या 12 से विभाजित है वो संख्या यानी हमारी इससे 156 से विभाजित हो जाएगी।
अब एक चीज मैंने देखी कि 12 से तो ये संख्या लगभग लगभग कई सारी डिवाइड हो रही है। तो क्या 12 से विभाजित वाली संख्या 12 इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपको क्या देखना है, जो ये प्राइम नंबर दिया हुआ है इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी 13 से विभाजित है। देखो, इसको अगर मैं 13 से विभाजित करूंगा, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, ये हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये अगर मैं 13 से विभाजित करूंगा नहीं हो पाएगी। 13 से इसको विभाजित करूंगा, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, ये भी हो जाएगी। 13 से इसको विभाजित करूंगा, 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, ये भी नहीं होगी। 13 से इसको विभाजित करूंगा, 13 कम 13, 13 चौका 52 और 13 चौका 52, ये भी हो जाएगी। 13 से इसको विभाजित करूंगा, 13 दूनी 26 आएंगे, 6 हमारे पास बचेगा, और 13 चौका 52 हो जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 52, 61 में से 9 बचेगा, 96 हमारा नहीं डिवाइड होगा, यानी कि ये भी नहीं होगी। क्या ये डिवाइड हो जाएगी 13 से? आप बोलोगे भैया 13 पंजे 65 होते हैं, बचेंगे कितने हमारे पास? 6। 13 पंजे 65 होते, 13 दूनी 26 हो जाएगी आराम से। क्या ये 13 से डिवाइड हो जाएगी? देखो, चेक करके देखो। 13 सत्ते कितने होते हैं? 13 अट्ठे 104 होते हैं, यानी कि 13 छंग 78 होते हैं। 13 छंग 78 होते हैं, तो यानी हमारे पास बचेगा कितना? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारे पास? 13 छंग 78, ये नहीं होगी, यानी कि ये भी संख्या हमारी 13 से विभाजित नहीं होगी। तो कितनी संख्याएं जो हमारी 13 से विभाजित हो जाएंगे? आप बोलोगे 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 4 संख्या हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। दो संख्याएं 960 और 1020 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा? आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा। क्या आप इसका एचसीएफ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो संख्या जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब क्योंकि हाईएस्ट होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट ही चेक करते हैं। क्या ये संख्या मेरी 8 से डिवाइड है? यानी कि सॉरी, क्या ये संख्या मेरी 80 से डिवाइड है? हाँ, 80 से ये संख्या तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगी, तो यानी कि 80 आंसर नहीं होगा। फिर उससे बड़ा जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। देखो, 60 है, क्या ये 60 से डिवाइड है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये 60 से डिवाइड है? ये भी 60 से डिवाइड है, यानी कि 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 60 से ये कितनी 17 बार डिवाइड हो जाएगा, और ये 16 बार हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन इजी है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन जो आपको इजी लगते हैं हो सकता है वो दूसरे को हार्ड लगे। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। अगर आप तैयारी में एक बैलेंस बना के चलोगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा तैयारी में, यानी कि आपको क्वेश्चंस करने में अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। ठीक है। अगर आप इजी इजी क्वेश्चन करते जाओ तो आप भी बोरियत में आ जाओगे। आप हार्ड हार्ड क्वेश्चन करते जाओ तो आपको हर एक नया क्वेश्चन चैलेंजिंग लगेगा, जिससे आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि क्वेश्चंस को मल्टीपल तरीके से रखा जाए, एक बैलेंस फॉर्म में रखा जाए। अगर हमारे पास 70% क्वेश्चन हार्ड है, तो हमारे पास 30% क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल भी होने चाहिए, जिससे एक बैलेंस बन जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 दिया हुआ है, उनके लघुत्तम समावर्तक के गुणनखंड दिए हुए हैं दोस्तों 13 और 15। ठीक है। उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होती है? जब भी ऐसे केस में आए कि लघुत्तम समावर्तक का यानी कि एलसीएम के गुणनखंड दिए हुए हों, तो उसमें हमसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी होगी, तो लघुत्तम समावर्तक के यानी कि एलसीएम के जो फैक्टर होंगे, उन्हीं फैक्टर को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। तो आप मुझे बताएंगे इसमें छोटा फैक्टर कौन सा है? 13 है, यानी कि जो भी छोटी संख्या होगी वो 13 का मल्टीपल जरूर होगी, 13 का मल्टीपल जरूर होगी। ठीक है। अब आपको 13 का मल्टीपल चेक कर लेना है, तो आप देखेंगे 13 से जोन सी भी संख्या कट जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। आप चेक करके देखो। देखो, 13 दूनी 26 होते हैं, 13 नंबर 117, तो 13 से डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा 377। यानी 377 ऐसी संख्या है, 377 ऐसी संख्या है हमारे पास जो दिए गए पैटर्न पे फॉलो होती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या है। आप समझ गए? बोलो, आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? आप बोलोगे भैया आसानी से हम इस बात को समझ गए। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे कि एक घंटी हमारी क्या होती है, 5 अलग अलग सेकंड पे बजती है। 5 अलग अलग घंटियां हैं, वो अलग अलग अंतराल पे बजती हैं। तो आपको बताना है कि जो एक साथ बजेंगी घंटी, वो टाइम बताना है कि किस टाइम पे घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है।
आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। 5 घंटियां हैं जो 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? तो देखो आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है 3, 5, 8 और 9 और आपके पास 10 है। यानी हमारे पास जो भी टाइम आएगा वो टाइम हमारा 9 का मल्टीपल जरूर होगा। आप बोलोगे भैया आपने 9 का मल्टीपल ही क्यों देखा, आप 10 का भी तो देख सकते थे, आप 8 का भी तो देख सकते हो। हाँ देख सकता था, लेकिन आपको 9 का मल्टीपल मैंने इसलिए बताया क्योंकि 9 का मल्टीपल ढूंढना ईजी है। भाई डिजिटल सम आप 9 का मल्टीपल बना के काटते रहो, संख्या 9 से कट जाएगी। तो आपको देखना है, इनको बना लीजिए आप सेकंड में। देखो 6 मिनट को अगर मैं सेकंड में बनाऊंगा तो 60 गुणा कितना हो जाएगा, 60 गुणा 6 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। अब क्योंकि 360 9 का मल्टीपल है तो आप इसी को चेक करके देखो, इसी को आप चेक करके देखो क्या ये सारी संख्या से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोलो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बोलो 9 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 से हो जाएगा, देखो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, बिल्कुल हो जाएगा। 5 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। यानी कि वो 6 मिनट के बाद ही सारी की सारी घंटियां एक साथ बज जाएंगी। बात आ गई समझ में? लेकिन आप बोलोगे भैया ये भी तो 9 का मल्टीपल है। हाँ बिल्कुल है, ये 9 का मल्टीपल है, लेकिन एक चीज़ इसमें समझनी पड़ेगी बाबू। क्या? वो समझनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो वो अर्लियर टाइम बताना है ना। पहले तो 6 मिनट आएंगी, उसके बाद आएंगी ना 9 मिनट। तो पहले 6 मिनट आएंगी, इसका मतलब क्या है कि पहले कौन सी संख्या बजेगी, पहले 6 मिनट के बाद भी बज जाएंगी। समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 3% मतदाता क्या हुए, अवैध घोषित हो गए और उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल मतों का 65% थी। कुल वैध मतों का 65% था। आपको चुनाव में नामांकित मतों की संख्या बतानी है, ठीक है। मैंने आपको ये इलेक्शन वाला एक पैटर्न बताया हुआ है, आप उसी पैटर्न से करें। ये भी मैंने अपने टीचर से सीखा था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो जो हमारे पास संख्या थी वो कितनी थी, हम मान लेते हैं वो हमारे पास थी 1000। 1000 वोट हमारी लिस्ट में थी। उसके बाद कितने लोगों ने वोट डाला? आप बोलोगे भैया 65% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 650 लोगों ने क्या डाला, 650 लोगों ने वोट डाला होगा। बात इतनी आपको समझ में आ गई। अब 650 लोगों ने वोट डाला होगा, उसमें से भी 3% लोग क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से अगर 3% लोग अवैध घोषित हो गए, ठीक है, अगर 3% लोग अवैध घोषित हो गए तो कितने प्रतिशत लोग बचे? यहाँ पे 35 आएगा ना, 35% ने नहीं डाला तो माइनस कर देंगे 35%। ठीक है, तो 3% ने नहीं डाला तो कितने ने डाला होगा? आप बोलोगे भैया ये डाला होगा हमारे पास 97/100, इतने लोगों ने डाला होगा वोट। अब ये जो वैध वोट हैं, इन वोट का 65%, इन वोट का 65% ये है। तो आप क्या करोगे, इसका आप 100% निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए आप? क्योंकि ये वैध वोट है हमारे, यानी कि वैलिड वोट है। इन वैलिड वोट को 35%, 65% ये दिया हुआ है, तो हम कंप्लीट वैलिड वोट निकालेंगे तो 65 के इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 65 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो 65 ही कम 65 कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया यहाँ से बचेगा हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ से दोस्तों 16, 16 बचेगा ना। 6 और हाँ 16 बचेगा, यानी कि 169 हो जाएगा। तो 65 दूनी कितने होते हैं, 130, तो आपके पास 39 बचेगा, ये हो जाएगा। और 65 छक्का कितने होते हैं, 390, तो 6 बार और 65 ही कम 65, तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल वोट। यानी कि ये हो जाएंगे आपके पास टोटल वैलिड वोट। अब टोटल वैलिड वोट आपके पास ये हो जाएंगे, तो आपको ये बराबर रख देना है दोस्तों टोटल वैलिड वोट के, यानी कि इसके बराबर आपको रख देना है इतना। बोलो बात समझ में आ रही कि यानी? आप ये काट के देखो, देखो 13 से कट जाएगा, 13×5 = 65 हो जाएगा। 13 से आप इसको काट के देखो, 13×9 = 117 और 13×7 = 91, ये हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करो, 97 से कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। बोलो।
अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो मुझे बताओ 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। भाई 1000 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 के पीछे 5 जीरो, यानी कि 2 लाख वोट हमारे पास थे। बात आ गई समझ में। आपको मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी बात। तो हमारे पास 2 लाख कितने हो जाएंगे, 2 लाख वोट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। आपको बताया गया है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। देखो ध्यान से समझेंगे। आपको मैंने जब बताया था, मैंने आपको ये समझाया था कि जो होता है ना हमारे पास, मैंने जब आपको परसेंटेज बताया था तो उसमें मैंने आपको एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन का भी चीज़ बताई थी। देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। आप समझ पा रहे हो बात को। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस जो हो जाएगा वो उसके कंजम्पशन का उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। आपको यहाँ क्या बताया गया है कि जो प्राइस है उसमें वृद्धि बताई गई है और कंजम्पशन में आपको बताना है, और व्यय यानी कि खर्च में हमें वृद्धि बताई गई है एक्सपेंडिचर में। कैसे कैसे बताया हुआ है देखो। आप अगर 26% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो कितनी आएगी, आप बोलोगे भैया ये आएगी हमारे पास 13/50, यानी कि प्राइस अगर 50 था तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 63 हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। अगर 15% की वृद्धि इसके व्यय में हो रही है तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हमारे पास 20 रुपये पहले ये खर्च कर रहा है तो अब ये 23 रुपये खर्च कर रहा है। आपको मैंने ये तरीका भी बताया था इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं, ये 63 को इधर लिखते हैं, 50 को इधर लिखते हैं, तो ये 50 हो जाएगा और इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा दोस्तों 63 और इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 20। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब इस ग्रिड को आप बाहर निकाल लीजिए, इस ग्रिड को आप बाहर निकाल लीजिए, कितना आएगा बोलो। ये आ जाएगा हमारे पास 63 दूनी कितने होते हैं, 126 होते हैं, और बराबर जो रेशियो में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 115। आप बोलोगे अंतर जो आएगा वो कितना एक आएगा, आप बोलोगे भैया 11 का अंतर आ रहा है, और किस पे 126 पे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। आपको ये कलर दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा लाइट है, कोई नहीं डार्क ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लो। आप जब इसको सोल्व करोगे ना दोस्तों तो ये आपके पास 8.7 के आसपास आंसर आएगा, 8.7% के आसपास। 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 9.5 है तो 9.5 से लगभग नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो 8.7 के आसपास आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर और 18% मकान के किराए और 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेने पड़ते हैं। उसका मासिक वेतन बताना कितना है। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आप मुझे बताएंगे उसने खर्च कितना करा। उसने 40% जो खर्च करा वो खर्च करा खाद्यान्न पे यानी कि फूड पे, प्लस उसके बाद उसने 18% जो खर्च करा वो किया मकान पे यानी कि होम पर, उसके बाद किराए पर, उसके बाद 12% उसने खर्च किया मनोरंजन पर यानी कि एंटरटेनमेंट पर, और 5% जो खर्च किया वो करा उसने व्हीकल पर, ठीक है। अब ये उसका टोटल खर्च हो गया। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 और 30, 70 और 5 75%, यानी कि दोस्तों 75% उसका टोटल क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। हमने माना 100% उसकी इनकम थी मंथली, उसमें से 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचेगी कितनी, आप बोलोगे 25% उसके पास बचेगी, ये उसके पास रिमेनिंग बचेगी। अब आप मुझे बताएंगे, एक बात बताएंगे, उसको 20,000 रुपये चाहिए दोस्तों, उसको एक पारिवारिक समारोह के लिए 20,000 रुपये चाहिए, और 20,000 में से उसने 16,000 उधार लिए। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जो उसके पास पैसे थे वो उसके पास कितने रुपए थे। भाई 20,000 में से उनने 16,000 रुपये उधार लिए तो कितने बचे, उसके पास 4,000 रुपये बचे।
अभी जो 4,000 रुपये हैं उसकी रिमेनिंग राशि तो है, यानी कि ये 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको निकालना उसकी मासिक आय, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 4 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी आप इसकी 4 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 16,000। बोलो आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहाँ पे आपको देखना क्या है, आप मुझे बताएंगे उसने 20,000 रुपये खर्च किए, भाई 20,000 का खर्चा है, 16,000 उधार ले रहा है, यानी कि 4,000 उसके पास है, और उसके पास एक्चुअल में बचे कितने थे मासिक आय में से 25%, यानी जो 4,000 है वो उसके 25% के बराबर हो गया, और उसका टोटल कितना हो जाएगा 100%, 16% का मान हो जाएगा 16,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर। अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है, 15 संतरे 105 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें आर्टिकल को बराबर करते हैं। देखो 90 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है, खरीद रहा है, 18 संतरे खरीद रहा है, और ये रुपए हो गए, ये हो जाएगा आपके पास सीपी, और एसपी कितना हो रहा है, यानी कि बेच किस तरीके से रहा है, बेच रहा है दोस्तों ये 105 रुपये में कितने संतरे, 105 रुपये में 15 संतरे। हमें क्या करना है, हमें संतरे को बराबर करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, संतरों को बराबर करना है। संतरों को बराबर करने के लिए मुझे इससे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से, क्योंकि 90 कर देंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई 6 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से। तो यहाँ पे हमें सीपी मिल जाएगा और एसपी मिल जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 9×5 = 45, यानी कि 450। एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6×5 = 30 का 0, 6×6 और 63, यानी कि इतना हो जाएगा। कितने रुपए का फायदा हुआ, आप बोलोगे भैया 180 रुपये का फायदा हुआ। किस पे हुआ, सीपी, यानी कि 450 पे, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%। आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 बार कटेगा, 9 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, और 20 दूनी कितना हो जाएंगे 40%। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 40%। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। ठीक है, आपको 40% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्वाति ने अंकित को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता को इतने रुपए में खरीदा था। आशी ने अंकिता से, अंकिता नहीं होगा, अंकित होगा ना, स्वाति ने अंकित को बेचा तो अंकित ने खरीदा होगा ना। ये अंकित होगा। ठीक है, स्वाति ने अंकित को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकित से 24,840 रुपये में खरीदा था। तो अंकित ने 20% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो स्वाति ने बैग के कितने प्रतिशत पर, कितने प्रतिशत पर बेचा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन देखो हम बात करते हैं, 3 व्यक्ति हैं इसमें, स्वाति ने जो बैग खरीदा, मैं मान लेता हूं स्वाति ने जो बैग खरीदा होगा वो ₹X का खरीदा होगा, ये मान लीजिए आप। स्वाति का ही तो कीमत बतानी है हमें। स्वाति ने ₹X का बैग खरीदा होगा। अब दूसरी बात, उसने बेचा कितने का, 15% के लाभ पे बेचा होगा, यानी कि अब जो बैग बिका होगा वो 15% के लाभ पे, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/20। 3/20 का मतलब 23/20 पे बिका होगा। 23/20 रुपये कीमत होगी अब इसकी। अब ये जो बैग है दोस्तों, ये बैग 20% के लाभ पर किसने अंकित किया, अंकित ने क्या किया, खरीदा। तो 20% के लाभ पर खरीदा होगा, यानी कि 6/5 रुपये में खरीदा होगा। अब जो इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 24,840 रुपये। आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास, 3 बार। 3 से इसको काटो, कितने होते हैं, 3×8 = 24 होते हैं, 3 दूनी 6, 3×8 = 24, 0 आ जाएगा। 23 से कट जाएगा, 23 से आराम से कट जाएगा, 23 से 69 होते हैं, बचेगा कितना हमारे पास, 39। तो आपके पास कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बोलो, 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेगा और 1 बचेगा, 4 1 और 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3×6, हाँ 6 बार कट जाएगा, 36 हो जाएगा इतना। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000 आ जाएगी। 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आ जाएगी। यानी कि जो स्वाति ने खरीदा होगा बैग वो 18,000 का खरीदा होगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। हमें यही बताना था कि स्वाति ने बैग को कितने रुपए में खरीदा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। ये 3 क्रमागत छूट दी हुई है, आप इसकी एकल छूट बताना। आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। होमवर्क के तौर पे आप इसको करिए और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना जरूर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं 13 नंबर की। 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, और 5100 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है बतानी है। 8 कमीजों का जो दोस्तों 8 कमीजों का जो अंकित मूल्य है वो 9600 रुपये है। क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि एक कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा? आराम से बता सकते हैं। 8 8 8 दूनी 16, 12 8 96, यानी कि 1200 रुपये होगा। अब उस पर 15% की छूट दी जाती है, तब दिया जाता है, यानी कि वो 85 रुपये में दिया जा रहा होगा। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगर 85 रुपये उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 का जीरो हो जाएगा, और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। बोलो, यानी कि 12 पंजे 60, 96 और 6 102 हो जाएगा ना, माफी चाहूंगा 102 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यानी कि 1020 रुपये का क्या होगा, एक कमीज होगी। 1020 रुपये की एक कमीज होगी। तो मुझे बताओ 5100 रुपये की कितनी कमीज खरीद दूंगा? आप बोलोगे भैया इसका मल्टीपल आप करोगे, इसको आप ये किसका मल्टीपल है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, यानी कि 5 कमीज खरीद सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एक कमीज 1020 रुपये की है, तो 5100 रुपये की 5 कमीज खरीद सकते हैं, क्योंकि 1020 का 5 गुना होता है 5100। बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति ने 1050 की धनराशि x% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज पर, और 13,500 रुपये की धनराशि x प्लस के 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की। यदि दोनों निवेश पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो होगा इतना होगा, तो आपको पहले निवेश की गई राशि का दर बतानी कितनी होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक्स की वैल्यू बतानी, ये ध्यान से समझना आपको, क्योंकि पहली जो दर है, पहली जो निवेश की गई राशि है वो तो एक्स ही है ना। समझ पा रहे हो बात को? वो तो एक्स ही है। देखो समझेंगे बात को ध्यान से। पहली जो धनराशि दोनों 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन भी एक यूपीएसआई का बैच चल रहा है, तो मैं उनसे बताता हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, आप क्वेश्चन को उसी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो, तो आपको मैथ सीखने में आसानी होगी। जैसे हमें पहली वैल्यू दी हुई है कि भैया 10,500 रुपये की धनराशि जो दी हुई है वो कितने परसेंट पर, x% पर 3 साल के लिए निवेश की गई है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ब्याज मिलेगा, ये ऐसा ही हो जाएगा पहली राशि पर। उसके बाद कोई ब्याज मिलेगा हमें किस पे, 13,500 रुपये की राशि पर, कितने प्रतिशत दर पे, x प्लस के 2% पे, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कुछ ब्याज मिलेगा। बात आ गई समझ में? और ये ब्याज जो हो जाएगा दोस्तों हमारा दोनों बराबर हो जाएगा 76,050 के, यानी कि 7650 के। आप इसको सोल्व कर लो बस। जब आप इसको सोल्व करोगे देखो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 315x प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास आप इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 13 पंजे 13 तिया 39 और 5 तिया 15, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4015x और 4015 सॉरी 415, और 415 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 810 आ जाएगा, और बराबर कितना है 7650। इसको सोल्व कर लो कितना आएगा, ये आएगा 720x, और बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें से माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपके पास 6840। तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास लगभग 9%, यानी कि 9.5% आ जाएगा। 9.5% आपके पास आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर है, आप कर सकते हो आसानी से। मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि एक क्वेश्चन में आपको समझा पाऊँ
और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ पाऊँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर का। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल कुछ है। देखो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। आपको दिया गया है यदि किसी राशि का 17% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 433.5 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना होगा। यहां से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट है कितनी, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है दोस्तों, उसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला निकाल लो आप। यह फॉर्मूला ना निकाल के मैं इसको आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। देखो, आप 17% का एसआई अगर निकालोगे 2 साल के लिए तो कितना आएगा। अगर मैं एसआई की बात करता हूँ तो आपके पास 34% आएगा। आसानी से आप बता सकते हो 34% आएगा। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करता हूँ तो इसमें सक्सेसिव लग जाता है, और सक्सेसिव लगे 17 कितने होते हैं 34, और प्लस कितना हो जाएगा 17 कितने होते हैं 289, यानी कि 2.89 और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 36.89% आ जाएगा। अब इसका अंतर निकालना हमें। इसका अंतर कितना दिया हुआ है, इसका अंतर दिया हुआ है दोस्तों हमें कितना, ये है 2.89%। अब इस 2.89% की वैल्यू दी हुई है, बोलो क्या दी हुई है। आप बोलोगे 2.89%, 2 पॉइंट आएगा ना, हाँ 2.89% की वैल्यू दी हुई है 43350। आपको 100% की वैल्यू निकालनी, या 100% की ना निकाल के डायरेक्ट आप सीआई की वैल्यू निकाल दीजिए। सीआई की वैल्यू कितनी है, सीआई तो निकालना, सीआई हमारे पास 36.8689 है। तो ये हो जाएगा 36.89% निकाल दीजिए आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 150 बार कटेगा। देखो 150 बार कटेगा आपके, 3 पंजे तो 15 होते हैं, यानी कि 45 हो जाएगा। लगभग लगभग 150 बार कटेगा। तो आप 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 36.89 से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5533.50। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए। आसान था, बहुत आसान था। आपको मेथड आपको मैंने बताया हुआ है ही। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है। बता कि समझ में। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना है। देखो इसका एक इजी मेथड बताऊं आपको। ये धनराशि 10% के ब्याज दर पर और 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर इतनी है। आप मुझे बताएंगे 10% जो है, 10% का 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 20% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एसआई हो जाएगा। और अगर मैं इसी का ही सीआई निकाल लूँ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे इसमें सक्सेसिव लग जाएगा 21% आ जाएगा। तो आप आसानी से कर नहीं सकते इसको, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 8100 की वैल्यू हमें किसकी दे रखी है, 20% की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी, आपको वैल्यू निकालनी 21% की। निकाल दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए आप, कितना आएगा। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करो। कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई कर दो। 21 पंजे 105 का 5, 10 हासिल हो जाएगा। 21 चौक 84 और 10 कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, 84 और 21 पंजे 105 होते हैं ना। आप इसमें ऐड कर दीजिए। देखो 21 से मल्टीप्लाई 21 पंजे 105 हो जाएगा। हाँ सही तो है। 21 पंजे 105 का 5 हो जाएगा, हासिल आपके पास 10 हो जाएंगे। 21 जीरो जीरो का आपके पास 0 और 10 का हो जाएगा आपके पास 0। और 21 ही कम 21 और 21 चौक 84 और 1 85, यानी आपके पास जो आंसर आएगा 8505 आएगा। 8505 आपके पास सीआई आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की। रेशियो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। देखो P अनुपात Q बराबर 4:5, Q अनुपात R बराबर 3:4, R अनुपात S बराबर 2:5।
पी अनुपात एस बताना कितना है। आपको दिया गया है पी अनुपात क्यू बराबर कितना दिया है, 4:5 दिया है। आपको दिया गया है क्यू अनुपात आर बराबर कितना, 3:4 दिया है। और आपको साथ में दिया हुआ है आर अनुपात एस बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2:5। तो आपको सबके अनुपात बराबर करने पड़ेंगे। बराबर क्या, नहीं कि इसमें देखो क्यू की वैल्यू 5 है, यहाँ क्यू की वैल्यू 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। जब आप इसको 3 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4×5 = 20, और यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 से। आपका जो अब रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 4×12 हो जाएगा, और 5×5 = 15, 5×15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5×15, और 5×20 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास आएगा दोस्तों 20 आएगा, और आपके पास आएगा 50। देखो आर की वैल्यू और क्यू की वैल्यू सेम है हर केस में। अब आर और क्यू की वैल्यू अगर सेम है, ये है ना, हमें आर और क्यू की वैल्यू सेम करनी है, क्योंकि आर और क्यू की वैल्यू ही हमारे पास कॉमन आ रही है। तो आपको पी और एस की वैल्यू बतानी है। पी क्या है 12, और एस क्या है हमारे पास 50, सॉरी 12 और 50 का मतलब हो जाएगा 6:25। 6:25 क्या आ जाएगा, 6:25 आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आप करके मुझे बताओ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। मैंने आपको जो ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए ने 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने, उसके बाद 2 महीने के बाद आया बी, 80,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। और उसके 2 महीने के बाद सी आया, 72,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ कितना होगा। देखो बी आया कब था, 2 महीने के बाद, 10 महीने के बाद उसने 8,000 रुपये लिए, यानी कि 1 साल के बाद उसने 8,000 रुपये लिए। ऐसे ही सी कब आया था, सी आया था दोस्तों, सी आया था कब, सी 2 महीने के बाद सी को भी 8,000 रुपये मिले। आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो टाइम में आपको यहाँ पे समझना है। टाइम कैसे समझना है मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। मैं आपको इसको आप एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना है आपको। कैसे, आप मुझे बताएंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, इनके 3 जीरो सबके अलग कर लेता हूँ। देखो इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, तो मैं इन 3 जीरो को ही हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक डिजिट पे काम करता हूँ। देखो ए है पहले, और फिर बी है हमारे पास, और फिर सी है। आप मुझे बताएंगे ए ने जो पैसा निवेश किया वो 112 रुपये निवेश किया। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए निवेश किया। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 80 रुपये लेकर कौन आया, बी आया, और उसने कितने रुपए निवेश किए, उसने 8 महीने के लिए निवेश किया, क्योंकि 10 महीने की बात कर रहा है ना, तो 2 महीने के बाद आ रहा है, ये 10 आएगा ना यहाँ पे, नहीं नहीं सही सही सही, 2 महीने के बाद। तो इसने कितने रुपए निवेश किए, इसने 8 महीने के लिए निवेश किए। बात आ गई समझ में, क्या अभी बताता हूँ क्यों। और उसके बाद 72 रुपये लेकर कौन आया, सी, और उसने कितने रुपए निवेश किए, 6 रुपये, 6 महीने के लिए। क्यों, देखो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताएंगे ये 10 महीने के बाद क्या करता है, अपने 8,000 रुपये वापस ले लेता है। तो इसने 2 महीने के बाद आया, तो 2 महीने के और 10 महीने के बीच में कितने का अंतर है, 8 महीने का। यानी कि 8 महीने तक उसने 80 रुपये जमा कर रखे। उसके बाद ये कि 2 महीने के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें ये 72 रुपये जमा करता है, क्योंकि 8,000 रुपये अपने वापस ले लेता है। बात आ गई समझ में। अब सी के साथ क्या होता है, सी 6 महीने तक 8,000 रुपये, 6 महीने के बाद 8,000 रुपये लेता है। यानी कि बाद के 2 महीने उसने 8,000 माइनस कर देंगे तो 64 बचेगा, यानी कि 64 रुपये निवेश किए होंगे। आपको समझ पा रहे हो आप बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए बस अलग अलग, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12×24, ये आ जाएगा आपके पास 1,344। और जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास 884। आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपके पास 560। अब इनका आप रेशियो निकाल दीजिए बस। आप इनका रेशियो निकालोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो आपके पास ये टोटल हो जाएगा कितना,
टोटल हो जाएगा 2688, ठीक है नहीं। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है दोस्तों आपके पास 9.8 यूनिट के। कैसे अभी बताता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे, आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास इतना आएगा। लेकिन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, इसमें क्या बताना है तो बी के, अच्छा ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये टोटल। लेकिन आपको क्या बताया गया है, आपको बी का हिस्सा बताया गया है। बी का हिस्सा कितना है, यानी कि 786 बराबर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है वो, क्योंकि देखो अब ध्यान से समझना एक बात को। अब हमने सबके 3 जीरो वापस करे तो यानी कि हमारे पास 786 की वैल्यू भी 9.8 आएगी, क्योंकि इसके भी 3 जीरो वापस करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल निकालना है, यानी कि 2688 का मान निकालना। 2688 का मान निकाल दीजिए, क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करें 786 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2688 से। तो कितना आएगा, जब 2688 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, ये बच जाएगा आपके पास 333.6 बचेगा। अब क्यों, क्योंकि ये 33.6 बच रहा है। अब हमें 1000 से हमने डिवाइड करी तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा ये। बोलो समझ में आई, 1000 वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 1000 वाली बात इसलिए समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि मैंने क्या काम करा था, मैंने बस आपको 1000 से सबको डिवाइड करके लिया था, क्योंकि हमारे पास 3 जीरो जब हम रेशियो निकालेंगे कट ही जाने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखो क्या है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है, ठीक है। अगर 12 संख्याओं का औसत 39 है तो 12 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 नंबर 108 का 8 हो जाएगा, और 12 थे 36 और 10 हो जाएगा 46, ये टोटल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत है, यानी कि 5 × 35 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 175 होता है, तो 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 175 आ जाएगा। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 160। अब इनको आप ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, यानी कि 335 आएगा। हमारे पास 12 संख्याओं का सम दिया हुआ था कितना, 12 संख्याओं का सम दिया होता 468, और 9 संख्याओं का सम हमारे पास आ गया दोस्तों कितना, 335। तो आप अगर इसमें से 335 को माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 133 बचेगा भैया, 133। अब ये जो 133 है, समझ पा रहे हो, ये 133 जो हमारे पास बचा, 133 ही बचेगा ना, 3 बचेगा, 3 बचेगा, हाँ 133 जो हमारे पास बचा, ये किसका हो जाएगा, ये 5वीं संख्या प्लस 6ठी संख्या प्लस 7वीं संख्या का सम है। अब आप इसको 5वीं 6ठी संख्या 6ठी 7वीं संख्या निकाल लीजिए। कैसे, देखो 5वीं संख्या और 6ठी संख्या और कौन सी संख्या, 7वीं संख्या की हम बात करते हैं। आपको बताया गया है कौन सा नंबर बताया गया है, आपको बताया गया है कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 अधिक है, 5वीं संख्या 6ठी संख्या से 6 अधिक है, ठीक है, ओके। और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, तो मैं 7वीं संख्या मान लेता हूँ x। अगर 7वीं संख्या x मानी मैंने, तो ये अधिक की बात हो रही है, तो 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 7वीं संख्या हो जाएगी 5वीं हो जाएगी आपके पास x प्लस के 5। और जो 6ठी संख्या है वो किससे, 5वीं संख्या से 6 अधिक है, तो 5वीं संख्या से 6 अधिक है तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 11 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों संख्याएं निकल के आ गई। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये इनका सम निकाल लीजिए आप, इनका सम किसके, 133 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको बराबर रख दो, 133 और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों 16। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3x बराबर हो जाएगा 117। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 39। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 39। आपसे क्या पूछा गया है, 5वीं और 6ठी संख्या का औसत। तो 5वीं संख्या 39 प्लस 5, 5वीं संख्या देखो यहाँ देख लीजिए, 5वीं संख्या तो 39 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 39 प्लस 5 44 प्लस, और 6ठी संख्या 39 प्लस 4 कितना हो जाएगा 50, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100। तो 94 हो जाएगा, 94 बटे 2 कितना आ जाएगा,
94/2 हो जाएगा 47। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? 47 आपके पास आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। ए बी सी का औसत वजन इतना दिया हुआ है। यदि ए और बी का औसत वजन इतना है, बी और सी का इतना है, तो ए का वजन बताना। आप बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी की किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 5 दिन में करते हैं। दोनों 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया पर सी काम करता है, ठीक है, और काम अगले 3 दिन तक पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम का 40% हिस्सा कितने दिन में करेगा? देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। क्या मैं इनका एलसीएम ले लूँ 20? तो ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सॉरी। 10 भी ले सकते थे, 10 ले सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 आप इसका क्या ले लीजिए, 10 ले लीजिए आप इसका एलसीएम। तो ये एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है, इनकी इफिशियंसी आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, दोनों दोनों क्या होते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। दोनों ने काम करा 1 + बी, और कितने के हिसाब से? 2 दिन तक काम करा। अब जो काम बचा वो काम, बी काम छोड़ के चला जाता है, सी और ए मिलते हैं, सी यानी कि ए प्लस के सी मिलते होंगे, और बाकी जो काम है अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि 3 दिन में पूरा हो जाएगा। और काम कितना है? टोटल 10 है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा, बचेगा आपके पास 4, यानी 1 + सी × 3 बराबर हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। यानी 1 + सी बराबर हो जाएगा आपके पास 4/3, या आपके पास सी की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी दोस्तों 1/3, 1/3 आ जाएगी सी की क्षमता। अब काम का 40% की बात हो रही है। काम के 40% हिस्से को, काम कितना है? 100 है, 10 है, 10 का 40% हिस्सा कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा, यानी कि 4 हिस्सा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 करके 4 हिस्सा। अब इस 4 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 4 हिस्से को कितनी क्षमता से? 1/3 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा? 4 × 12 दिन में। तो 12 दिन क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पी और क्यू साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। पी + क्यू मिलते हैं और किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। पी अकेले उस कार्य को 36, क्यू अकेले कितने दिनों में उस काम का 2/3 पूरा करेगा? 36 में क्या ले लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ, और 12 या 36 होते हैं, 36 ही कम 36 होते हैं। यानी यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? क्यू की क्षमता बता सकता हूँ। पी की क्षमता 1 है, पी + क्यू की कितनी है? 2 है, तो क्यू की क्षमता हो जाएगी 3 - 1 2 हो जाएगी। अब क्यू के द्वारा काम कराया जा रहा है, और कितना काम? 2/3। तो 36 का 2/3 निकाल लो, कितना आएगा? 36 का 2/3 आएगा भैया 24, और 24 काम किससे कराया जा रहा है? क्यू से, यानी कि 24 बटे कितना हो जाएगा? 2, कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है? अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटे कम लगते हैं, और जब दोनों पाइप एक साथ परिचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब एक चीज ध्यान से समझनी है आपको, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या? अब इन्होंने बोला कि अगर अलग अलग टंकी को चलाया जाता है दोस्तों, अगर अलग अलग टंकियों को क्या होता है, अगर अलग अलग टंकी को चलाया जाता है तो जो टंकी है ए जो है उसको बी से 5 घंटे कम में भर देता है। ए जो है बी से 5 घंटे कम में भर देता है। देखो ऐसे समझो, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। बात आ गई समझ में? ये क्या है आपके पास? ए, और एक है आपके पास बी। अगर मैं ए की बात करता हूं, मान लीजिए ए जो है उस टंकी को x दिन में भर देता है। ए x दिन में भर देता, तो बी कितने दिन में भरेगा? x + के 5 दिन में भरेगा, क्योंकि 5 दिन पहले भर देता है
है ना, 5 दिन कम में भरता है। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस के 5, और इनकी क्षमता आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी x प्लस के 5, और इसकी क्षमता आ जाएगी x। बात आ गई समझ में? अब देखो इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि अगर एक साथ दोनों परिचालित करें तो 6 घंटे में टंकी भर जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर इस काम को दोनों मिलाकर करें, टोटल काम को दोनों मिलाकर करें तो कितनी क्षमता हो जाएगी? 2x प्लस के 5 हो जाएगी। तो कितने घंटे में भर जाती है टंकी? 6 घंटे में भर जाती है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 12x और प्लस के 30 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इधर ले आइए। इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर माइनस के 30 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप इसको 30 को ऐसे टुकड़े करो जिससे आपका जो घटाने के बाद आए क्या आए? घटाने के बाद आए आपके पास 7। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएंगे? 10 या 7। भाई 10 या 30 हो जाएंगे तो x माइनस के कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 3x माइनस के 30 बराबर 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो कितना बचेगा? x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से x की वैल्यू 10 आएगी क्योंकि प्लस के 3 आएगा ना, तो प्लस के 3 आप माइनस में नहीं आ सकती वैल्यू। तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगा गया समय कितना हो जाएगा? 10। आप निकाल दीजिए। बी के द्वारा बताना ना, अकेले बी कितने घंटे में भर देता है? तो बी घंटे में भरता है x प्लस के 5। तो आपके पास x प्लस के 5 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 10 प्लस के 5 हो जाएगा हमारे पास 15। बी ऑप्शन। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग को 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, जबकि दूसरे भाग को 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तय करती है। अंतिम भाग को शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय करती है कि पूरी दूरी, जो पूरी औसत दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जाती है। आपको बताना है क्या कि तीसरे भाग को चाल से वो क्या करेगी, किस चाल से तीसरे भाग को किस चाल से चला जाएगा। ठीक है, ये बताना है आपको। आसान है, आप बता सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। कितने पार्ट दिए हुए हैं? 3 पार्ट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, देखो फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ तो वो 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया उसकी चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात इतनी समझ में आ गई? अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरे सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 160 किलोमीटर की दूरी कितने? 15 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 15 मीटर प्रति घंटे को आप चेंज कर लिए किलोमीटर प्रति घंटा में। सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितने बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, और 18 54, 54 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 54 तिया हो जाएगा 162, यानी कि 3 घंटे आएगा, 3 आवर्स आएगा। बात आ गई समझ में? अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो एवरेज स्पीड का। भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? देखो 200 किलोमीटर की दूरी है प्लस 162 किलोमीटर की दूरी है, और तीसरी दूरी को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर की है। टोटल टाइम कितना लगने वाला है? टोटल टाइम लगने वाला है 4 घंटे। पहले में लगते हैं 3 घंटे, दूसरे में, और आखिरी वाले में भी 4 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे समय कितना यहाँ पे कितनी आ जाती है? औसत चाल 50 आ जाती है। आप इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 362 प्लस एक्स बराबर, चारों 4 हो जाते हैं 8, और 8 और 3 11, 11 पंजे 55, कितना हो जाएगा? 550। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 188। अब 188 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में? 4 घंटे में तय कर रही है। तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? जो थर्ड वाले की स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों?
वो आ जाएगी आपके पास 188/4। तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28। आपके पास आ जाएगी 47 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से समझेंगे। 3 व्यक्ति PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। यदि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है, तो वे फिर कितने घंटे के बाद मिलेंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है भाई, इनका क्या निकाल दो, आप एलसीएम निकाल दो। क्या निकालेंगे इनका, देखो ध्यान से समझेंगे। क्या 36 किलोमीटर का ट्रैक है। पहला जो व्यक्ति है यानी कि पी है, वो कितने की दूरी से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है 36 बटे कितना हो जाएगा, 36/4 बराबर कितने घंटे लगेंगे, आप बोलोगे 9 घंटे लगेंगे भैया इसको। उसके बाद मैं बात करता हूँ 36 बटे कितने 6, तो यानी कि इसको कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। अब आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए। भाई इनके एलसीएम में ही तो मिलेंगे, वही तो टाइम होगा जो इनका एलसीएम होगा, यानी कि जो इनसे कट जाएगा तो 36 घंटे के बाद मिलेंगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की। 2D का क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करूँगा आप इसको बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 27। ध्यान से एक बार आपको समझना है और समझने के बाद इसको करने की कोशिश करना। आप आसानी से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 12 मीटर त्रिज्या वाले एक 12 मीटर त्रिज्या वाले 12 मीटर त्रिज्या खंड 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्या खंड के केंद्र में 75 डिग्री का कोण है। एक मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया, ये वृत्त है। ठीक है, अब इसका एक त्रिज्या खंड लघु होगा और एक त्रिज्या खंड इसका होगा बड़ा। अब ये जो लघु त्रिज्या खंड है वो कितना है, 75 डिग्री है। ये आप समझ गए होंगे। आप मुझे बताएंगे अगर ये 75 है, ये अगर 75 डिग्री है तो ये कितना होगा बचा हुआ, आप बोलोगे भाई 360 में से घटा दो, 285 बचेगा। ये 285 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात की नहीं आ गई। अब आपको बताना है इसका जो छोटा त्रिज्या खंड है वो दिया हुआ है, तो आपको पेरीमीटर बता देना इसका कितना आएगा। अगर मैं इसको आपको आसानी से बताना चाहूँ ना तो बहुत आसानी से बता सकता हूँ। कैसे, 12 मीटर त्रिज्या है, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपके पास 2 × π × r। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, भाई त्रिज्या क्योंकि पेरीमीटर बताना ना, तो पेरीमीटर में त्रिज्या भी तो जुड़ेंगी आर और आर, तो 12 + 12 भी जोड़ दीजिए +2r, यही तो होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल दो और हाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, θ/360। और यहाँ पे थीटा कौन सी वैल्यू है, थीटा है दोस्तों यहाँ पे, ये थीटा है बड़ा वाला त्रिज्या खंड। तो 2 गुणा आएगा पाई प्लस 2 × π × r। ये माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन फॉर्मूला होता है 2πr × θ/360 और प्लस होता है 2r, इस तरीके से होता है। अब आप इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 × 285 बटे कितना हो जाएगा 360 और प्लस हो जाएगा 24। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपके पास, ये हो जाएगा आपका 18 बार कर जाएगा और ये जब डिवाइड होगा पाई है तो ये कंप्लीट आपके पास जो आएगा आंसर वो आएगा आपके पास 12 + के 19 पाई। ये आपके पास फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 + 19 पाई। ठीक है,
अब 12 + 19 पाई तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। 12 में नहीं, ये 12 कहाँ से आ जाएगा यार, ये 24 है ना, 24, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये 24 है। 24 + 19 पाई आएगा, 24 + 19 पाई, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ये त्रिज्या खंड है, इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो फॉर्मूला होता है ना पेरीमीटर का, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 और प्लस होता है 2r। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और थीटा क्योंकि हमें बड़ा वाला लेना, क्योंकि बड़ा त्रिज्या खंड की वैल्यू बतानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28। एक खेत एक आयताकार के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर। खेत के एक कोने पर 18 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर गहरी एक गड्ढा खोदा जाता है। इसमें से निकलने वाली मिट्टी खेत के शेष भाग पर क्या कर दी जाती है, समान रूप से बिछा दी जाती है। ठीक है। आपको बताना है खेत के स्तर में वृद्धि का पता बताना कितना होगा। बोलो क्वेश्चन कैसा है। बोलोगे भैया तो खतरनाक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास खेत है एक। ये बाद के 4 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको 3D और 2D के रखे हैं। आपको समय लगेगा समझने में, लेकिन आपको समझने जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ये आपके पास मान लीजिए खेत है। क्या है हमारे पास, एक खेत है। अब इसमें बताया गया है कि 18 मीटर क्या है, 90 मीटर कैसे है, 90 मीटर चौड़ा है और 75 मीटर क्या है, 75 मीटर ये चौड़ा है और 90 मीटर लंबा है। अब इसमें जो गड्ढा खोदा गया है वो कितना खोदा गया है दोस्तों, ये गड्ढा इसमें खोदा गया है जो क्या है, जो 18 मीटर तो दोस्तों चौड़ा है, 15 मीटर है उसका लंबाई और गहराई है उसकी 6 मीटर। ये 6 मीटर निकाल दीजिए। बात आ गई समझ में। अब इसकी मिट्टी जो है निकालने के बाद हमें बाकी स्तर पे इस तरीके से फैला देनी है, बाकी इस पे फैला देनी है। तो आपको बताओ कि इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यहां से आप मुझे एक बात बताओ, जो मिट्टी निकाली गई वो एक क्यूबॉइडल शेप में निकाली गई, तो इसका वॉल्यूम जो होगा मिट्टी का वो कितना होगा। इसका वॉल्यूम जो होगा मिट्टी जो निकाली गई, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 18 गुणा 6 गुणा 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप इसको सोल्व करो। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, जो मिट्टी है जितने क्षेत्रफल पे क्या है फैलाई गई है, उसका एरिया आप बताओ मुझे, उसका एरिया कितना है। फैलाई गई मिट्टी जो है, फैलाई गई मिट्टी क्या है दोस्तों, देखो उसका एरिया कितना हो जाएगा आप मुझे बताएंगे। उसका एरिया 90 गुणा 75, ये पूरे का एरिया, और इसमें से माइनस कर देंगे जो गड्ढा खोदा गया है कितना है, 18 गुणा 15 का। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आप इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो। ये आपके पास आ जाएगा, देखो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 0, 9×5 = 45 का 5, 9×7 = 63, 63 और 4 कितने हो जाएंगे, 63 और 4 कितने हो जाएंगे बोलो, 63 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 67 हो जाएंगे। और माइनस कितना हो जाएगा 18, 18×5 = 90, 18 का ना 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, ये आ जाएगा। बात आ गई समझ में आपको। अब इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर देंगे इसको। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा और ये बच जाएगा 6। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई बोलो। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आपके पास एरिया बचा, जो एरिया आपको जहाँ पे आपको मट्टी फैलानी है, ये एरिया आपके पास बचा। ठीक है। अब आप बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
भाई आप इसको सोल्व कर लीजिए। इतना एरिया है। अब इस एरिया की ऊंचाई निकालनी है हमें, कितनी है। ये वही एरिया तो है जहाँ पे मट्टी फैलाई गई, यानी ये हो जाएगा आपके पास 680 और मल्टीप्लाई h, इसकी हाइट कुछ होगी तब जाके हमारे पास ये एरिया आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25। सोल्व करोगे h की वैल्यू आ जाएगी 25, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, बोलो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो मट्टी हमने यहाँ से निकाली थी वो इतने एरिया पे फैलानी है। इस मट्टी का कुछ वॉल्यूम होगा, इस मट्टी के वॉल्यूम को हम बराबर कर देंगे। इस वॉल्यूम के जो इसमें से माइनस करके वॉल्यूम बचा, ये जो वॉल्यूम बचा इस वॉल्यूम के बराबर कर देंगे, इस वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। अब इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो इतना आ जाएगा और इसके बराबर रख देंगे इसको। और क्योंकि वॉल्यूम है, क्योंकि हाइट भी होगी, तो इस हाइट की वैल्यू निकालनी हम निकाल सकते हैं आराम से। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 29 नंबर की। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आधार की परिधि क्रम से इतनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई बतानी कितनी होगी। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो। ये 3D के कुछ क्वेश्चन दो मैंने रखे हैं, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताने हैं, किस तरीके से आप इनको बता पाओगे। क्यों जी, किस तरीके से आप इनको बता पाओगे, आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 है, आपको इसको ध्यान से समझना है। आप मुझे सबसे पहले बताएंगे क्या, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है और आधार की परिधि कितनी होती है। पहले परिधि बताओ। परिधि होती है 2πr। 2πr बराबर कितना हो जाएगा 110। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। 2πrh बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 2πrh बराबर हो जाएगा जो दिया हुआ है हमारे पास 200। इनको सॉल्व कर लो। अगर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड भी कर दोगे, नहीं डिवाइड तो नहीं कर सकते। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन की ऊंचाई बतानी है ना, हाँ सॉरी, बेलन की ऊंचाई बतानी है। और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आधार की परिधि दी हुई है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और आधार की परिधि दी हुई है, ये ध्यान से समझना है। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। देखो परिधि दी हुई है, इसको आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 2 गुणा 22/5 गुणा आर बराबर हो जाएगा इतना। 2 से 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 से कट जाएगा हमारे पास 22/7 होगा, माफ़ी चाहूँगा 22/7। 11 से 5 बार कट जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी 35/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये डाटा थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है। डाटा एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों यूँ। ठीक है, डाटा थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इस डाटा से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इस डाटा से वैल्यू अलग आएगी थोड़ी सी, नहीं। चलो देखते हैं। तो हमें क्या निकालना, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh होता है। 2πrh ये बराबर, ये जो है ना आपके पास, ये 2200 है, तो आपको 2200 के बराबर रखना है ये। आप बोलोगे इसको डिवाइड भी तो कर सकते थे भैया, हाँ आसानी से कर सकते थे भाई। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया होता है तो इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से। तो 2πrh की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, h बराबर ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कैसी आपको क्लास लगी दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको पता चल गया होगा कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर @maths247। यहाँ आप ऐड हो सकते हैं और यहाँ से आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा पीडीएफ का, और बाकी के जो मॉक टेस्ट है उनका लिंक भी डलवा दिया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी और 30 में से कितने